हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में न्यू वैकेंसी को लेकर परेशान है, चाहे वो ए की वैकेंसी हो, चाहे जेई की हो, चाहे टीजी2 की हो, चाहे एआरओ की हो या अन्य पदों की हो। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है और साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जो 891 पोस्ट पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है टीजी2 का, वो इंतजार कर रहे हैं कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि आंसर की के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक पोस्ट में कि आपकी 22 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी। तो उसके बाद भी काफ़ी बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा और क्या कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा। ये सारी चीज़ें हम आप इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यूपीपीसीएल में जेई की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन का अध्याचन विद्युत सेवा आयोग को भेज दिया गया था, लेकिन विद्युत सेवा आयोग में थोड़ा कार्य रहने की वजह से वो आपका नोटिफिकेशन पर कार्य नहीं हो पाया। जैसे ही नोटिफिकेशन प्रिपेयर हो जाएगा तो उसकी अपडेट मिलते ही मैं आपको सूचना अवश्य दूंगा। अब यहाँ एक और आपके सामने वैकेंसी देखने को मिलेगी एआरओ की। एआरओ के लिए भी नोटिफिकेशन के लिए अध्याचन विद्युत सेवा आयोग को भेज दिया गया है। अब रह गई बात आपकी टीजी2 के जितने भी पद रिक्त हैं उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरी आज ही बात हुई है कि टीजी2 के कितने पद रिक्त हैं आज की डेट में, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि टीजी2 के लिए जो रिक्त हैं पद वो 1049 पद उन्होंने मुझे रिक्त बताए थे कि 1049 पद रिक्त हैं। इन पर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इस बारे में थोड़ा भी वो चल रहा है, क्योंकि अभी पद ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि 1049 पद रिक्त हैं। इसके बाद और भी पद आपके रिक्त हो सकते हैं, उनको जोड़ करके और ये आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ मैंने आपको बताया था कि टीजी2 की वैकेंसी आने से पहले आपका प्रमोशन वाला प्रोसेस ज़रूर आएगा सामने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टीजी2 हैं उनको जेई पद पर प्रमोट किया गया है। यहाँ पर 40% कोटे के अंतर्गत और 8.33% कोटे के अंतर्गत 302 यहाँ पे आपके प्रमोट किए गए हैं और 53 यहाँ प्रमोट किए गए हैं। तो इन सबको मिला करके विभाग में मुझे जानकारी मिली है कि 1049 पदों को रिक्त माना गया है। और भी अभी देखे जा रहे हैं कि कौन कौन यानी किस रीजन से, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे टीजी2 होते हैं जॉब छोड़ देते हैं या मान लीजिए रिटायर हो जाते हैं या किसी एक्सीडेंट में वो रिक्त हो जाती है सीट, उन सबको कैलकुलेट करके अभी ये थोड़ा प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये प्रमोशन वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, अभी तो एक लिस्ट आई है और भी लिस्ट आपके प्रमोशन की आ सकती हैं। उसके बाद जो भी सीट बनेंगी आपकी, अभी तक आज की डेट में जो रिक्त पद हैं वो मुझे संज्ञान में आया है कि 1049 पद रिक्त हैं। इसके बाद और भी पद बढ़ सकते हैं। और एक और चीज़, आपके यूपीपीसीएल में 15 नए जोन क्रिएट किए गए हैं। उनकी वजह से कितनी पोस्ट खाली हो सकती हैं उसके बारे में भ्रम में ना पड़ें, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये ऐसे हैं कि इसको सोच सकते हैं। जो अखबार में कटिंग आई है 650 अधिकारियों कर्मचारियों की होगी नियुक्ति, जो नए 15 आपके जोन क्रिएट किए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो जोन क्रिएट किए गए हैं तो जोन ही क्रिएट किए गए हैं, उसमें सब स्टेशन क्रिएट नहीं किए गए हैं। अगर सब स्टेशन क्रिएट किए गए होते तो वहाँ पे टीजी2 को सीट मिल सकती थी, लेकिन यहाँ जोन में बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं, आप पोर्टल पर भी जाके देख सकते हैं कि जोन में जो अधिकारी बैठते हैं वो आपके चीफ इंजीनियर और एसई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एई, इन लोगों का ही वहाँ पे वर्क रहता है। इनके अलावा कार्यालय में आपके लिपिकीय वर्ग वाले लेखक हैं या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं या ऑफिस असिस्टेंट हैं या अन्य जो डाक पत्राचार वाले होते हैं और वहाँ के 4th क्लास के भी होते हैं, इन सब को मिला करके 15 जो आपके बने हैं जोन, उसमें टोटल 650 कर्मियों की, अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। उसमें टीजी2 का कोई रोल नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि यहाँ पर हमें सीट मिल सकती है, क्योंकि इस लेटर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जोन क्रिएट किए गए हैं, तो जोन क्रिएट करते समय आप यहाँ एक देख सकते हैं कि आपके जो जोन क्रिएट किए गए हैं वो जोन गोरखपुर में जैसे 2 कर दिए हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र वही है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है कि नया सब स्टेशन बना गया हो या नया अन्य कोई सर्किल बना हो उसकी वजह से यहाँ कोई सीट बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ को गौर में ना करें कि यहाँ पे आपको सीट मिल पाएगी। केवल जो सीट है मैंने आपको बताई है आज की डेट में 1049 सीट खाली बताई गई हैं आज की डेट में। उसके बाद अन्य सीट बढ़ सकती हैं कुछ, तो वो उसकी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
ये तो न्यू वैकेंसी को लेकर के। अब चलते हैं 891 पोस्ट पर TG2 के एग्ज़ाम को लेकर के कि उनका कट ऑफ कितना रहने वाला है और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि UPPCL की, चाहे वो JEE हो, TG2 हो या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, जब वो परीक्षाएं 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में कराई जाती है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है। अब इसमें ये कुछ नहीं होगा कि केवल थ्योरी में होगा। जब आपकी परीक्षा 2 से अधिक शिफ्टों में होती है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे थ्योरी हो। अब यहाँ आप कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कंप्यूटर मान लीजिए 11-12 अंक हैं तो वो उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर उनकी शिफ्ट सबसे हार्ड मानी जाती है तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में देखने को मिला है कि जिन बच्चों के नंबर 11, 12 या 13 थे उन सब का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन यहाँ आपको ये अंक शो नहीं कराए जाते हैं कि आपके अंक कितने हुए नॉर्मलाइजेशन के बाद में। केवल आप अपने क्वेश्चन पेपर जो आप डाउनलोड करेंगे आंसर की वाला, उसी से आप गिन के देख सकते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने कंप्यूटर में, इतने थ्योरी में। लेकिन विभाग अपनी ओर से आपके नंबर प्रोवाइड नहीं कराता है। और नॉर्मलाइजेशन जो होगा दोनों पार्ट में होगा, कंप्यूटर में भी थ्योरी में भी। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है। सबसे हार्ड शिफ्ट वो मानी जाती है जिस शिफ्ट का जो एवरेज होता है, औसत होता है नंबरों का, सबसे कम होगा, वो सबसे शिफ्ट हार्ड मानी जाती है। और यहाँ इसका फॉर्मूला भी दे रखा है कि किस तरह से आप अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क निकाल सकते हैं। केवल ये तभी संभव है जब आपको प्रत्येक शिफ्ट के प्रत्येक कैंडिडेट के अंक मालूम हों। उससे आप S2 और S1 की वैल्यू डिफाइन करेंगे पहले, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और X आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही नंबर आपके बैठेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 अंक का था। इसके बाद XAB का मतलब है कि कैंडिडेट जिस शिफ्ट में बैठा था उसका जो है एवरेज उस शिफ्ट का कितना है। और YAB का मतलब है कि जो एवरेज है करस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज, जो हाईएस्ट एवरेज है उसके साथ में, और जो हाईएस्ट एवरेज है वो आपके लिए एक तरह से बेस शिफ्ट मानी जाती है। जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा है वो बेस शिफ्ट मानी जाती है। उस शिफ्ट से कैंडिडेट की शिफ्ट का एवरेज क्या है वो आपका YAB होता है। इसको निकालने के लिए बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो इस चीज़ पर आप कहेंगे कि हमारी शिफ्ट हार्ड है, चूँकि जो शिफ्ट में बच्चा एग्ज़ाम दिया है वो सब बच्चे यही कह रहे हैं कि हमारी शिफ्ट हार्ड है, हमारी शिफ्ट हार्ड है। ये सब केवल वही जान सकता है जिसके पास उस शिफ्ट के प्रत्येक बच्चे के नंबर हों, तभी तो निकाल पाएंगे उसका एवरेज, तभी मालूम पड़ेगी कौन सी शिफ्ट हार्ड है। सबसे कम एवरेज वाली हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी और सबसे अधिक एवरेज वाली नॉर्मल शिफ्ट मानी जाएगी, उसको बेस माना जाएगा। अब आपको जानकारी दे देते हैं कि आपका जो है जो एक अनुमान है, अभी तो आपके आंसर की भी नहीं आई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि आपकी कट ऑफ कितने क्वेश्चन तक जा सकते हैं कैटेगरी वाइज। सपोज कीजिए कि जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसमें आपके अगर जो क्वेश्चन है नेगेटिव काट करके अगर 140 से अधिक हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 140 आपके प्रश्न ठीक हैं, आप किसी भी शिफ्ट में हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं आपकी जो OBC कैटेगरी है, अगर उसमें आपके 130 प्रश्न सही हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो SC कैटेगरी है, तो SC कैटेगरी के लिए जो क्वेश्चन हैं जो हमने एक तरह से एनालिसिस किए हैं, तो SC के लिए अगर 110 प्रश्न सही हैं तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। अब आते ST की बात। ST में कितने, ST में केवल आपके 70 प्रश्न भी ठीक हो गए हैं तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अब आती है बात एक EWS कैटेगरी और होती है, जो कि वे जनरल कैंडिडेट जिनकी इनकम जो है एक निर्धारित राशि से कम होती है, वो उसमें आते हैं EWS में। तो EWS के लिए जो क्वेश्चंस हैं वाली 120 प्रश्न सही हैं तो उनका जो है इसमें सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। अब बात करते हैं कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ का हम वीडियो कब डालेंगे, जब आपकी आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम फिर आपको फाइनल कट ऑफ कितनी बैठेगी वो सारी चीज़ों को लेकर के हम आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि पिछली बार हमने जो वीडियो बनाया था उसमें उत्पादन निगम का TG2 का, उसमें हमने जो बताया था वही एकदम कट ऑफ एग्जैक्ट आया था। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी एक कट ऑफ वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपकी आंसर की आने के बाद। तो ये थी आज की अपडेट। देखिए जो आपको लगा कि हाँ
आपका नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा कंप्यूटर में, तो मैंने अब आपको बता दिया कि कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होता है। और वे बच्चे खासकर ध्यान दें जो उम्मीद छोड़ देते हैं 12-14 नंबर वाले, और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 18 नंबर रह जाता है, 19 नंबर रह जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन 11-12 वाले कैंडिडेट उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो केवल ये खेल आपका नॉर्मलाइजेशन का है। जिसकी शिफ्ट सबसे सरल थी उसमें अगर उनके 19.5 भी हैं तो वो बच्चा रह जाता है, और सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसमें अगर 12-13 नंबर भी हैं तो वो क्लियर हो जाता है, जॉब भी पा जाता है। तो ये थी देखिए एक नॉर्मलाइजेशन की खेल। तो अब आप वेट कर लीजिए 22 तारीख को जैसे आपके आंसर की आएगी, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करके फिर आपके सामने आएंगे। ये थी आज की अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।